हाय एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। अभी तक हमने 2 वीडियोस डाल दी हैं पार्किंसंस के बारे में, जिसके अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक डिजीज़ समझाई है। पार्किंसंस डिजीज़ क्या होती है, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, कैसे हम पेशेंट को देखने वाले हैं या हम पहचानेंगे कि इसको पार्किंसंस है या नहीं है। देन इन द सेकेंड वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द फार्माकोथेरेपी, बट इट वॉज मेनली रिलेटेड टू लीवोडोपा, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और हमने कार्बिडोपा, ये सारी चीज़ें सीखी पिछले वीडियो के अंदर। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद द रिमेनिंग ड्रग्स विच कैन बी यूज्ड या विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। दो इट इज़ नॉट अ क्योरेबल डिजीज, बट यू कैन स्टिल ट्रीट द ऑनगोइंग सिम्टम्स। जो भी पेशेंट को आ रहे हैं हम ऑनगोइंग सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं, एंड वी कैन डिक्रीज द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, राइट। क्योंकि हम न्यूरोनल डैमेज तो रोक नहीं सकते हैं। देयर इज़ नो ड्रग बाय फार विच विल स्टॉप द न्यूरोनल डैमेज, बट डेफिनेटली वी कैन हैम्पर एंड वी कैन स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, राइट। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दो। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। हम सारे ड्रग्स जो भी डिस्कस करने वाले हैं वो अभी इस टेबल के अंदर आ रहे हैं, राइट। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ बताऊँगी कि हमने जो लास्ट डिस्कशन पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये बोला था कि हम डायरेक्टली डोपामिन नहीं दे सकते हैं, और क्योंकि इस डिजीज़ के अंदर डोपामिन की कमी है तो हमें डोपामिन बढ़ाना है, तो हम लीवोडोपा दे रहे थे विच वॉज अ प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, राइट। तो एक तरीका ऐसे हम के बढ़ा सकते हैं बाय गिविंग लीवोडोपा, राइट। फिर हमने ये देखा कि जो लीवोडोपा था वो पेरिफेरी में भी एब्जॉर्ब हो जाता था, फिर साइड इफेक्ट्स दिखाने लग गया था, और लीवोडोपा जो था वो कम जा पा रहा था ब्रेन के अंदर। तो हमने इसीलिए एक ड्रग दिया था विच वॉज डोपा डिकार्बोक्सिलेज, राइट, विच वॉज कार्बिडोपा या बेंसेराजाइड वाले ड्रग्स। ये क्या कर रहे थे कि एडवर्स इफेक्ट्स कम करेंगे और पेरिफेरल जो कन्वर्जन है उसको रोकते हैं और ज़्यादा ड्रग ब्रेन के पास पहुँचाने में हेल्प करते थे, ठीक है। नाउ अनदर मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो डोपामिन होता है ये किस तरह से मेटाबोलाइज होने वाला है, उसको 2 एंजाइम्स लगती हैं मेटाबोलाइज होने के लिए। एक का नाम है कॉम्ट और दूसरे का नाम है माओबी। अच्छा, ये कॉम्ट क्या है? इट इज CO मिथाइल ट्रांसफेरेज, एक एंजाइम है जो मेटाबोलाइज करती है डोपामिन को 3 मिथाइल ट्रांसफेरेज में या 3MT में। दूसरी एक एंजाइम है विच इज़ माओबी, तो विच इज़ मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी। तो यहाँ पर 2 तरह से माओ होता है, वन इज माओ ए एंड अदर इज माओ बी। जो माओ बी होता है दैट इज स्पेसिफिकली फाउंड इन ब्रेन। तो हम अभी के लिए अपनी डिस्कशन माओ के बारे में यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। बस ऐसे याद रखना है आपको कि जो माओ बी होता है, बी फॉर ब्रेन, इसीलिए ब्रेन के अंदर मिलता है। और जब ये डोपामिन को कन्वर्ट करता है या फिर मेटाबोलाइज करता है तो डोपैक नाम का कंपाउंड बन जाता है। और ये हमने पिछले लेक्चर में भी समझा कि फाइनली जब सारा मेटाबॉलिज्म हो जाता है, एक्सक्रीट होता है बाय टर्निंग इनटू होमोवेलिनिक एसिड, राइट। तो अगर हमें डोपामिन का लेवल ब्रेन के अंदर बढ़ा के रखना है या न्यूरॉन के लेवल पे बढ़ा के रखना है, तो हम क्या चीज़ कर सकते हैं कि हम इन एंजाइम्स का मेटाबॉलिज्म रोक दें। मीन्स वी कैन गिव माओ बी इनहिबिटर्स एंड कॉम्ट इनहिबिटर्स। उसकी वजह से क्या होगा, जो डोपामिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा काम में आएगा, और डोपामिन का लेवल इंक्रीज रहेगा और पार्किंसंस की बीमारी कम हो जाएगी। द 2 ग्रुप्स विच वी विल बी डिस्कसिंग आर माओ बी इनहिबिटर्स एंड कॉम्ट इनहिबिटर्स। अच्छा, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम डोपामिन के रिसेप्टर्स के लेवल पे काम करें, क्योंकि डोपामिन के रिसेप्टर्स पे अगर हमने डायरेक्ट एगोनिस्ट दे दिए तो वहाँ पर भी हमको वही वाला एक्शन आएगा जिससे डोपामिन बढ़ेगा। तो उसके अंदर भी अर्गेट डेरिवेटिव्स होते हैं और नॉन अर्गेट डेरिवेटिव्स होते हैं, तो वो वाले ड्रग्स भी हम दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द रिमेनिंग ड्रग्स विच आर रिलेटेड टू द फार्माकोथेरेपी ऑफ पार्किंसंस डिजीज, राइट। अच्छा, जो फर्स्ट ड्रग है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सिलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर्स। हमने सिलेक्टिव क्यों बोला? क्योंकि माओ ए पे इनहिबिशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माओ बी का सिलेक्टिव पे इनहिबिट हो रहा है। अब यहाँ पर हमने ये पहले मैंने बात कर दी कि 2 आइसोएंजाइम होती है माओ की, जो कैटेकोलामीन्स है, माओ ए और माओ बी। द ड्रग्स इन दिस कैटेगरी आर सेलेजिलिन एंड रासाजिलिन। एंड अभी के लिए एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है और समझनी है कि जो सेलेजिलिन या रासाजिलिन है, ये दोनों के दोनों इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, है ना। दे इरिवर्सिबली इनहिबिट द माओ बी, ठीक है। एक और चीज़ बोलूँगी, जो रासाजिलिन होता है इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग, ये कंपैरेटिवली सेलेजिलिन से ज़्यादा एक्टिंग होता है। और हमको यहाँ पर एक अच्छी चीज़ और मिलेगी रासाजिलिन की, विच इज़ न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्शन। तो ये एक ऐसा इकलौता ड्रग है इस पूरी
पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम थेरेपी में ये बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ चांस ऑफ न्यूरो प्रोटेक्शन। हम ये मान रहे हैं कि शायद न्यूरॉन के डैमेज को ये बचा पा रहा है या उनका जो अमाउंट है उसको रिस्टोर करने में हेल्प करता है, विच इज़ रासाजलिन। इसलिए हम इसको कभी कभी ऐसा इस ड्रग को बोल देते हैं कि इट इज़ शोइंग न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी या इट इज़ न्यूरो प्रोटेक्टिव ऑल्सो। इसीलिए जब भी आपके पास पेशेंट्स यंग एज के अंदर आता है, नॉट वेरी यंग, ऐसे 20-30 में तो पार्किंसंस हो भी नहीं रहा है, बट लाइक 40-50-60 का पेशेंट विच इज़ नॉट अबव द 70 ईयर्स, तो हम उन पेशेंट्स के अंदर इफ़ दे रीच इन अर्ली स्टेजेस और दीज पेशेंट्स आर यंग, देन वी ट्राई टू स्टार्ट पेशेंट्स विद MAO-B inhibitors. Okay, there is also a new drug to this category which is a reversible inhibitor of MAO-B, like selaginine और rasagiline जो दोनों हैं वो irreversibly inhibit कर रहे हैं, but there is also a new drug which is सेफिनामाइड, राइट? इट इज़ अ रिवर्सिबल इनहिबिटर एंड इट्स नेम इज सेफिनामाइड, राइट? और इनको ना हम इवेंचुअली लीवोडोपा के साथ कंबाइन कर देते हैं अगर पेशेंट के अंदर ऑन एंड ऑफ फिनोमिना आ जाए। तो हमने ये पहले भी बात करी है कि ऑन एंड ऑफ फिनोमिना जब लीवोडोपा का आ जाता है तो आइदर वी चेंज द ड्रग, या फिर अगर हमें लीवोडोपा ही कंटिन्यू करना पड़ रहा है पेशेंट के अंदर लेट स्टेज ऑफ द डिजीज़ में, तो हम उसके अंदर ये वाला ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर सिलेक्टिव MAO-B इनहिबिटर्स ऐड कर देते हैं, राइट? जो ये सेलाजिलिन होता है कुछ मेटाबोलाइट्स देता है जैसे एम्फेटामीन्स एंड मेथेम्फेटामीन्स, उसकी वजह से पेशेंट्स को इंसोम्निया, एंजाइटी और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। जबकि रासाजलिन इसीलिए बेटर एक्टिंग है क्योंकि ये लॉन्गर एक्टिंग भी, हमने ये बात बोली, या फिर इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और ये न्यूरो प्रोटेक्टिव भी है क्योंकि ये ऐसे अनडिज़ायरेबल मेटाबोलाइट्स नहीं एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये अभी हमने बात करी थी कि जो रासाजलिन होता है उसकी मोनोथेरेपी हम दे सकते हैं अर्ली पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर। ओके, सो द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इंक्लूड विच आर सिलेक्टिव कॉम्ट इनहिबिटर्स, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी कि वो कॉम्ट एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, इसकी वजह से जो डोपामिन का लेवल है वो इंक्रीज रहेगा। द ड्रग्स इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी आर टॉलकेपोन, एंटाकेपोन, जो सारे कैपोन्स में खत्म होते हैं वो वाले ड्रग्स आ जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर, राइट? दे विल प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ लीवोडोपा, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, लीवोडोपा प्लस कॉम्ट इनहिबिटर्स। अच्छा, हमने एक और चीज़ की बात करी है कि जो कॉम्ट इनहिबिटर्स होते हैं, दीज एंटाकेपोन, टॉलकेपोन, ये दोनों के दोनों ही ड्रग्स अच्छे हैं, बट जो टॉलकेपोन है इसको हमने बंद कर दिया या फिर ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ हिपैटोटॉक्सिसिटी। अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, हाइपोटेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब भी आपको देखने को मिल सकता है सिलेक्टिव कॉम्ट इनहिबिटर्स के साथ। The next category of drugs in the Parkinson's disease is, in the treatment of Parkinson's disease is dopamine receptor agonist। तो जब अभी हमने बात करी थी कि डोपामिन के रिसेप्टर पे या D2 रिसेप्टर के एगोनिस्ट दे देते हैं, these are obviously less effective than levodopa, बट इनके अंदर कोई भी ऐसा एंजाइमेटिक कन्वर्जन नहीं होने वाला इनटू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी ऐसे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स नहीं बनने वाले हैं पेशेंट्स के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर दो कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज़ अर्गेट डेरिवेटिव एंड सेकंड कैटेगरी इज़ नॉन अर्गेट डेरिवेटिव्स। तो जो पुराने ड्रग्स थे विच वर अर्गेट डेरिवेटिव्स, अर्गेट डेरिवेटिव्स का क्या मतलब कि हमने इनको एक्सट्रैक्ट करा था एक फंगस से विच वॉज क्लेविसिप्स परप्यूरा। अब वो जो फंगस से हमने इनको एक्सट्रैक्ट करा वो वाले ड्रग्स थे ब्रोमोक्रिप्टिन, केबागोलिन, परगोलाइड। और जो ये परगोलाइड वाला ड्रग है इट गॉट एब्सोल्युटली बैंड, मतलब ये तो अभी ये वाला जो ग्रुप है एज इट इज़ अर्गेट डेरिवेटिव्स वाला वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अर्गेटिज्म करा देते हैं। अब मैं अर्गेटिज्म से क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जो पेशेंट होता है उसके अंदर गैंग्रीन हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है। रादर जो परगोलाइट है वो इसीलिए बैन हुआ क्योंकि वो कार्डियक वैल्वुलर फाइब्रोसिस करा रहा था पेशेंट्स के अंदर, तो वो हम चाहते ही नहीं है ना, इतने सीवियर साइड इफेक्ट्स हम पेशेंट के अंदर नहीं चाहते हैं कभी भी। तो इसीलिए फिर हम न्यू ग्रुप ऑफ ड्रग्स की तरफ आए जिनके अंदर नॉन अर्गेट डेरिवेटिव्स थे, तो जो इतने ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं करा रहे थे, विच इंक्लूड प्रेमीप्रेक्सोल, रोपिनारोल, रोटिगोटिन या फिर एपोमॉर्फिन, ये वाले सारे ड्रग्स आए। अब जो ये रोटिगोटिन होता है वो इस कैटेगरी के अंदर ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन होता है ये भी डोपामिन एगोनिस्ट ही है, और ये है किस कैटेगरी के अंदर? नॉन अर्गेट कैटेगरी के अंदर। वो ट्रांसडर्मल पैच कहाँ लगाना होता है? क्रेनियम के लेवल पे ट्रांसडर्मल पैच लगता है रोटिगोटिन का। अब जो ये रोटिगोटिन या फिर प्रेमीप्रेक्सोल हैं ये बिल्कुल सिलेक्टिव होते हैं D2 रिसेप्टर पे काम करने के लिए, और ये हम ड्रग्स ओरली देते हैं। जैसे रोटिगोटिन का तो हम पैच लगा रहे हैं, बट ये जो रोपिनारोल है और प्रेमीप्रेक्सोल है ये दोनों के दोनों हम ओरली दे रहे हैं पेशेंट्स को।
और ये किस काम के लिए दिए जाते हैं ये ड्रग्स, दीज आर बेस्ट ड्रग्स या दीज आर यूज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, जब भी हम इस कैटेगरी के ड्रग देते हैं प्रेमिपेक्सोल, रोपिनारोल, तो ये सारे के सारे जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं विच आर कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ये सारी चीज़ें बाकी सारे भी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक इस ग्रुप के ड्रग ने करा, ये सारे के सारे बाकी कैटेगरी ऑफ ड्रग्स भी कर रहे हैं। बट स्पेसिफिक टू दीज आर कि ये इम्पल्स डिसऑर्डर कराते हैं, मतलब पेशेंट को एक्सेसिव इम्पल्सेस आएंगे और वो अचानक से गैम्बलिंग कर देगा या फिर वो बहुत ज़्यादा बिना कंट्रोल के शॉपिंग कर लेगा, और ऐसी सारी चीज़ें जो आप लीवोडोपा में भी देख रहे थे। लीवोडोपा के अंदर भी पेशेंट के अंदर इम्पल्स डिसऑर्डर हो जाता है कि वो एक बार उसको कोई चीज़ का इम्पल्स आया और उसने फटाफट से वो सारे काम कर दिए। ऐसे इसके अंदर एक और साइड इफेक्ट जो हमें मिलता है इस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स के अंदर विच इज़ हाइपरसोमनोलेंस, मतलब ज़्यादा दिन में नींद आना या फिर पूरा दिन ज़्यादा नींद रहना पेशेंट के अंदर। तो ये सारी हमें पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट्स मिलेंगे इस ड्रग को देने के बाद। ठीक है, ओवर हेयर वी हैव रिटन लाइक कार्डियक वैल्वुलोपैथी या फिर कार्डियक वैल्वुलर फाइब्रोसिस हो जाएगा, जो कि परगोलाइट कराता है, इस वजह से ये बैन हो गया। और भी बहुत सारी फाइब्रोसिस होते हैं, इसीलिए आजकल हम अवॉइड करते हैं इन पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज और इन जनरल ऑल्सो। जो डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं वो कहाँ कहाँ हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं, जहाँ पर भी एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज हो रखी हो, पेशेंट के अंदर रिसेंट MI हुआ हो या फिर पेशेंट ऑलरेडी कोई साइकोटिक इलनेस पे हो और किसी मेडिकेशंस पे चल रहा हो, तो वहाँ पर आपको नहीं देना होता ये। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, जो ये कैटेगरी ऑफ ओरल ड्रग्स है ना, डोपामिन रिसेप्टर के एगोनिस्ट विच आर ओरल मींस प्रामिप्रेक्सोल एंड रोपिनारोल, दीज आर ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस इन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो ये आपसे वाइवा में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन से होते हैं, तो वहाँ पर भी हम ड्रग ऑफ चॉइस प्रामिप्रेक्सोल या फिर रोपिनारोल को बोलते हैं। ठीक है, Now we'll discuss about another drug in this category which is an injectable form। वो भी है तो डोपामिन रिसेप्टर का ही एगोनिस्ट, बट इट इज़ एन इंजेक्टेबल फॉर्म, लाइक हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं इसका, और इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है D4 रिसेप्टर्स पे एज कंपैरेटिव टू D1, 2, 3 एंड 5 पे। इट गॉट FDA अप्रूवल एज वेल, बट यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ पर कि ये रेस्क्यू थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है पेशेंट के अंदर। रेस्क्यू थेरेपी का क्या मतलब है कि जब पेशेंट बहुत सीवियर रिजिडिटी में चला गया या फिर ऑफ फेज आ गया उसके अंदर, मतलब अब उसमें दवाई काम नहीं कर रही है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं डोपामिन की थेरेपी के अंदर, तब वहाँ पर हम ये एज एन ऑल्टरनेटिव या फिर रेस्क्यू थेरेपी हम एपोमॉर्फिन उन पेशेंट्स के अंदर देते हैं। अच्छा, जो एपोमॉर्फिन है उसमें मॉर्फिन आ रहा है, बट कहीं से भी ये ओपियोइड नहीं है, तो हमें कभी भी इस चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इट इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम द ओपियोइड क्लास ऑफ ड्रग्स। इट इज़ एन डोपामिन एगोनिस्ट ओनली। ठीक है, डोपामिन के रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। एक और चीज़ हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, जो एपोमॉर्फिन है इट इज़ एमिटोजेनिक, ये एमिसिस कराता है, इसके लिए हमको प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को एंटी एमिटिक थेरेपी पे डालना होता है। ठीक है, तो हम पेशेंट को ओरल ट्राइमेथोबेंजामाइड विच इज़ गिवन एट अ डोज ऑफ 300 mg 3 times डेली, इसको हम 3 दिन पहले प्रायर टू द थेरेपी ऑफ एपोमॉर्फिन पेशेंट के अंदर स्टार्ट कर देते हैं, ताकि पेशेंट के अंदर नोजिया वॉमिटिंग वाली कंडीशंस ना डेवलप हों। और हमने ये भी बहुत बार देखा है कि इसके अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं विच इज़ प्रोफाउंड हाइपरटेंशन, तो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन डेवलप हो जाती है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ एपोमॉर्फिन, और साथ में क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कराता है ये, और इंजेक्शन साइट पे इसके रिएक्शंस हो जाते हैं, पेशेंट एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर सकता है, डिस्काइनेसिया शो कर सकता है। The next drug to this category is amantadine। amantadine बेसिकली एक एंटीवायरल ड्रग है अपने आप में, बट उसका हमने बहुत बार यहाँ पर एक रोल देखा है amantadine का, जो कि पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर है, विच इज़ स्पेसिफिक रोल कि ये डायरेक्ट डोपामिन रिलीज़र है। तो ये डायरेक्ट डोपामिन रिलीज़र होने की वजह से हम इसको पार्किंसंस के पेशेंट्स के अंदर देते हैं। अदरवाइज जो amantadine है वो हम इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाकी तो रहेगा ही रहेगा कि ये डोपामिन का रिलीज़ कराता है क्योंकि ये डायरेक्ट रिलीज़र है, बट यहाँ पर स्पेसिफिक एक्शन एक और रहता है कि ये ब्लॉक करता है NMDA रिसेप्टर्स को। NMDA जो ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं पार्किंसंस पेशेंट के इनिशियल थेरेपी के अंदर या माइल्ड केसेस के अंदर आप स्टार्ट कर सकते हो इसको।
अच्छा, ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी जब हमने लीवोडोपा पढ़ा था तो हमने ये बात करी थी कि जो अमेंटाडीन होता है इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द डिस्काइनेजियाज विच आर इंड्यूस्ड बाय लीवोडोपा। सो लीवोडोपा इंड्यूस्ड डिस्काइनेजियाज का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस अमेंटाडीन है। ये खुद भी एक एंटी पार्किंसन ड्रग ही है, बट ये डिस्काइनेजियाज नहीं कराता है बल्कि ये ठीक कराता है। तो इसीलिए इस पर भी क्वेश्चन बन सकता होता है और आपसे बहुत बार वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं अमेंटाडीन के? डिजीनेस कर सकता है, लेथार्जी कर सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस कर सकता है, जो बाकी ड्रग्स भी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक टर्म आप और पढ़ोगे जब आप पार्किंसंस पढ़ोगे विच इज़ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ये मैंने शायद अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कशन करा था थोड़ा सा कि ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म का क्या मतलब होता है। जब हमने बेसिक्स पढ़े थे तो हमें पता लगा था पार्किंसंस के बारे में कि यहाँ पर जो नॉर्मल हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर एसिटाइल कोलिन और डोपामीन का 50-50 बैलेंस रहता है। एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है, मतलब ये आपस में एक दूसरे को मेंटेन करके या बैलेंस करके रखते हैं। अब जबकि जो पार्किंसंस डिजीज़ होती है उसके अंदर डोपामीन की कमी हो रही है तो हम डोपामीन बढ़ा रहे हैं। बट जो साइकोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि डोपामीन ज़्यादा होता है तो हमें डोपामीन कम करना पड़ता है। अगर आप मान लो पेशेंट को एंटीसाइकोटिक्स दे रहे हो और एंटीसाइकोटिक्स से क्या होने वाला है, क्योंकि जो डोपामीन ज़्यादा था पेशेंट के अंदर वो कम होने वाला है। बट अगर वो रिसेप्टर्स ओवर स्टिमुलेट हो गए और हमने ओवर ब्लॉक कर दिया डोपामीन का रिसेप्टर, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर डोपामीन की कमी हो जाएगी और पेशेंट जैसे ही डोपामीन की कमी में होगा तो वो पेशेंट सीधा साइकोसिस से पार्किंसंस में लैंड कर जाएगा। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में भी कर रखी है। अभी मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ क्योंकि अब क्या हुआ है, इस कंडीशन के अंदर जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आप एंटीसाइकोटिक्स दे रहे हो जिसकी वजह से डोपामीन के रिसेप्टर्स ब्लॉक्ड हैं। तो हम कैसे भी करके जो रिसेप्टर्स ब्लॉक हैं उसको तो ठीक कर ही नहीं सकते। तो उन पेशेंट्स के अंदर अगर पार्किंसंस हो जाता है क्योंकि वो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन हुआ, तो हम इन पेशेंट्स को कैसे ठीक करते हैं? क्योंकि डोपामीन के रिसेप्टर्स ब्लॉक्ड हैं तो हम सिर्फ एसिटाइल कोलिन के लेवल पे काम करते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर डोपामीन के लेवल ब्लॉक्ड हैं और एसिटाइल कोलिन रिलेटिव इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये एसिटाइल कोलिन इंक्रीज हो जाता है इन पेशेंट्स के अंदर तो ऐसे ड्रग्स देते हैं विच आर एंटीकोलिनर्जिक, जो एसिटाइल कोलिन का लेवल कम करते हों। और ये जो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म है ये किन किन कंडीशंस के अंदर हमें देखने को मिलती है, अगर पेशेंट्स एंटीसाइकोटिक्स पे हो या फिर पेशेंट मेटाक्लोप्रोमाइड पे हो। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो D2 के रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर पेशेंट के अंदर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म हो गया है तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। द ड्रग्स इन दिस कैटेगरी आर बेंजहेक्सोल, बाइपेराडिन, बेंजट्रोपिन। ये सारे ड्रग्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर हमारे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। एसिटाइल कोलिन की वजह से पेशेंट के अंदर ट्रेमर्स आ रहे थे तो यहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट भी उस लेवल पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो रिलीविंग सिम्टम होगा, सबसे पहले पेशेंट के अंदर ट्रेमर्स के अंदर रिकवरी होगी, फिर रिजिडिटी के अंदर, फिर हाइपोकाइनेसिया के अंदर। ठीक है, तो दीज आर हाउ वील मैनेज द पेशेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। अच्छा, अगर हम सिर्फ मान लो हम पेशेंट को एंटीसाइकोटिक्स पे है वो पेशेंट्स, बट हमें एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं देने हैं, तो हम क्या दे सकते हैं पेशेंट के अंदर, तो हम एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप्स दे सकते हैं। एंटीहिस्टामिनिक में भी स्पेसिफिक, तो हमको H1 ब्लॉकर होते हैं और H2 ब्लॉकर होते हैं, बट हमें सिर्फ स्पेसिफिक या सिलेक्टिव H1 ब्लॉकर्स ही देने हैं क्योंकि फर्स्ट कंडीशन उनके अंदर देयर इज़ माइल्ड एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, उनके पास सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकते हैं, जब वो क्रॉस करेगा तभी तो वहाँ पर एक्शन दिखाएगा ना। तो वी कैन यूज़ डाइफेनहाइड्रामीन या फिर प्रोमिथाजिन टाइप ऑफ ड्रग्स फॉर द पेशेंट्स। जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक्स कहाँ पर हम नहीं दे सकते हैं, जैसे जिन पेशेंट्स को BPH की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप एंटीकोलिनर्जिक्स नहीं दे सकते हो, या पेशेंट्स जिनके अंदर एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा है तो वहाँ पर हमारे ड्रग ऑफ चॉइसेस फॉर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हो जाती है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, राइट। अच्छा, ये सारा तो हो गया कि जो हम फार्माकोथेरेपी कर सकते हैं, मतलब हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट के अंदर, दवाई क्या क्या दे सकते हैं। बट हमने सर्जिकल प्रोसीजर्स भी कुछ कुछ शुरू कर दिए हैं जिसकी वजह से फार्माकोथेरेपी के एड ऑन साथ में क्या क्या और चीज़ें चल सकती हैं जिससे पार्किंसंस के पेशेंट एडवांस ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। तो एक टर्म होती है थैलेमोटमी। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसे ऐसे सर्जरीज परफॉर्म करने वाले हैं जिसकी वजह से जैसे कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हो गया, इसकी वजह से
क्या हो रहा है आजकल रिसेंट टाइम्स के अंदर हम देख रहे हैं जिन पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेमर्स और रिजिडिटी हो जाती है तो उन पेशेंट्स के अंदर ये सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं ताकि उनके जो सिम्टम्स हैं वो रिवर्स हो सकें या फिर वो क्योर हो सकें। तो हमने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखी है, होता ये भी सर्जिकल प्रोसीजर है, बट यहाँ पर क्या स्पेसिफिक रहता है कि पेशेंट नींद में नहीं होता, पेशेंट जाग रहा होता है, उसको पता लग रहा होता है, तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हम करेंगे पेशेंट का, उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं उनके चांसेस ऑफ मॉर्बिडिटी को डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं और पेशेंट का फंक्शनल कंपोनेंट इंप्रूव करना चाह रहे हैं कि मतलब ट्रेमर्स कम हो जाएंगे, रिजिडिटी कम हो जाएंगी। ऐसा देखा गया है कि धीरे धीरे इवेंचुअली देयर कैन बी प्रोसीजर्स इन सर्जरी विच इंक्लूड द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द डोपामिनर्जिक टिश्यू। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो फीटल सब्सटेंशिया नाइग्रा टिश्यू होता है उसको भी हम ले सकते हैं, उससे भी पेशेंट के अंदर सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बट ये कहाँ तक वैल्यूएबल या एडवाइजेबल है जब तक पेशेंट यंग है। ओल्डर पेशेंट्स के अंदर तो वैसे डिजीज़ प्रोग्रेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा न्यूरोनल डैमेज हो जाता है कि वहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है। फिर इवेंचुअली हमें धीरे धीरे ऐसे भी लगने लगा कि हम कुछ ऐसा न्यूरोप्रोटेक्टिव थेरेपी दे सकते हैं कुछ पेशेंट्स के अंदर। हमने कुछ बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी स्टार्टिंग के अंदर, बेसिक लेक्चर के अंदर, कि किस वजह से पार्किंसंस हो रहा था। तो हमने कुछ सोचा कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं या फिर ग्लूटामेट के एंटागोनिस्ट दे दें, या एपोप्टोसिस हो रही थी तो कुछ ऐसे एजेंट्स दे दें जिसकी वजह से एपोप्टोसिस कम हो जाए। फिर हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए, या फिर हमने ऐसे ड्रग्स दिए जो इंट्रापैरेन्काइमली चले जाएंगे, वहाँ पर जाकर ग्लायल डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स को डाल सकते हैं पेशेंट के अंदर। उससे क्या होगा, हमें सिर्फ प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ कम करनी है। तो हमने देखा कि इवेंचुअली धीरे धीरे ये सारी थेरेपीज़ भी हो रही हैं जिससे कि डिजीज़ प्रोग्रेशन कम हो रहा है। देन द रीसेंट और द मोस्ट एडवांस थेरेपी, वैसे तो सर्जिकल थेरेपी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड द मोस्ट रीसेंट, बट हम धीरे धीरे और चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जीन थेरेपी, जहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो गाबा क्या होता है, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो जो ये एक एंजाइम है जो फैसिलिटेट करती है एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को, हमने वो क्या करा, हमने वो डायरेक्ट इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करी है। कहाँ पर, सबथैलेमिक न्यूक्लियस के अंदर। उससे क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कर करके देख रहे हैं। बट अभी हम ये फेज़ 2 अंडर ट्रायल ही चल रहा है जहाँ पर डोपा डिकार्बोक्सिलेज का प्लान करा गया है, और वहाँ पर हम ये जीन थेरेपीज़ करके देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिज्म रोक सकें डोपामीन का, एंड द अमाउंट ऑफ न्यूरॉन्स को कहीं से भी इंक्रीज कर सकें। अच्छा, पेशेंट जो है इवेंचुअली जब पार्किंसंस का होता है तो वो बहुत सारे नॉन मोटर मैनिफेस्टेशंस भी देता है। तो हमने ये भी सीखा था कि जैसे जैसे जो जो सिम्टम्स आ रहा है तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करना है। तो पेशेंट कई बार क्या करता है कि नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता है, तो हम उसको रिवर्स्टिगमेंट टाइप ऑफ ड्रग्स पे भी डाल सकते हैं, या फिर अगर उसमें अफेक्टिव डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं तो एंजाइटी कम करने के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स डाल सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा डे टाइम स्लीपीनेस हो रही है तो मोडाफेनिल भी इंक्लूड कर सकते हैं थेरेपी के अंदर, या ब्लैडर एंड बॉल डिसऑर्डर्स या डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा हो रही हैं तो उसका भी हम एप्रोप्रिएट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। सो दीज आर ऑल द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट विच मे अकर विद डिफरेंट पेशेंट्स ऑफ द पार्किंसंस डिजीज। दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू ट्रीट एंड क्योर एंड मैनेज द पेशेंट ऑफ द पार्किंसंस डिजीज ओवरऑल। सिर्फ फार्माकोथेरेपी नहीं है, हम सर्जिकल प्रोसीजर्स पे भी जा रहे हैं। इवन वी आर रिसर्चिंग अपॉन द जीन थेरेपीज एज वेल कि उससे बेटर ऑप्शन क्या मिल सके, क्योंकि अभी तक हम ऐसी कोई टेक्निक नहीं निकाल पाए हैं जिसकी वजह से हम एब्सोल्युटली न्यूरोनल डैमेज को रोक सकें। सो आई थिंक सो दिस इज सफिशिएंट फॉर यू पीपल टू नो एट दिस लेवल। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर हियरिंग एंड वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगी और लेक्चर समझ में आ रहा है और तुमने कुछ गेन करा इस लेक्चर के एंड में, तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर देना। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, एंड बाय बाय टिल वी meet next time. Happy learning. Bye bye.